सारी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से ये यूएस से जूझा जाए। बाकी देशों में ये दबाव डालेंगे कि आप यहाँ से खरीद सकते हो, यहाँ से नहीं खरीद सकते, यहाँ से हथियार ले सकते हो, यहाँ से नहीं ले सकते, आप लेंगे तो हम आपके खिलाफ टैरिफ लगाएंगे। ये तो एक नई तरीके की दादागिरी है, पहले भी किया है पर एक सीमित तौर से। अब तो खुलेआम जहाँ जहाँ उनको तेल दिखता है दुनिया में या रिसोर्सेज दिखती हैं उनको दुनिया में, वो देखते हैं और कहते हैं हमें ये चाहिए। ट्रम्प हर चीज़ को पर्सनली लेते हैं। जब ट्रम्प कुछ क्रेडिट चाहता है कि हमने सीज़ फायर करवाया, भारत को कुछ उनको क्रेडिट दे देना चाहिए था। मेरे ख्याल से दुनिया एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ कई दिशाएं हैं उसके लिए संभव, और कौन सी दिशा में जाती है ये कुछ स्पष्ट नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। आज हमें मौका मिला है 1973 बैच की सीनियर आईएफएस ऑफिसर मीरा शंकर जी से बात करने का। यूएस में 2 बार एम्बेसडर के तौर पे वो अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, जर्मनी में रही हैं, तो ये यूरोप की जो पॉलिटिक्स और ख़ासकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो हम बात कर रहे हैं उसे बेहद नज़दीक से समझती हैं। यूएस ने किस तरह से बढ़त की है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, उसको बेहद नज़दीक से समझती हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं बिताएंगे और सीधा चलेंगे उनके पास और बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया। इट इज़ अ प्लेजर टू टॉकिंग। मैम, आपका 1991 का पहला जब आप वाशिंगटन आप जाती हैं, तब के अमेरिका में और उसके बाद जब आप दोबारा 2009 में जाती हैं, एक ट्रांजिशन आपने देखा होगा। उस ट्रांजिशन के साथ साथ आज जो आप देख रही हैं, हाउ डू यू से दिस, मतलब कैसे आप उस चीज़ को कहेंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बदल गई हैं, कैसे कैसे बदली हैं? आज जो यूएस में नीति चल रही है, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये कंटिन्यूएशन नहीं है रिपब्लिकन पार्टी की नीतियों का। एक तरीके से है और एक तरीके से बिल्कुल ये एक नई दिशा में चली गई हैं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी जो होती थी वो फ्री ट्रेड की पार्टी होती थी, वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की पार्टी होती थी, और वो इमिग्रेशन पे भी इतनी सख्ती नहीं दिखाती थी। तो एक तरीके से आप ये देखें तो ट्रम्प ने जो रिपब्लिकन पार्टी की नीतियां हैं सबको उल्टा करके सर पे डाल दिया है जी। और सारी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से ये यूएस से जूझा जाए, क्योंकि ये एक नया दौर है विश्व के लिए, और ख़ास तौर जो यूएस के साथ चल रही थी जो देश या अलायंसेस जो यूएस के साथ चल रहे थे, उनके लिए एक भारी सवाल उठ गया है। अगर आप ट्रम्प की आर्थिक नीति देखें तो फ्री ट्रेड तो यूएस कहता है कि यूएस के हित में नहीं है, क्योंकि बाकी देशों ने फ़ायदा उठाया है नाजायज़ तौर से। और वो हमारी चीज़ें नहीं खरीदते बल्कि हमारी मार्केट में बेचते रहते हैं। ट्रेड डेफिसिट उसे बोलते हैं वो। जी, तो बिल्कुल। उससे यूएस की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई है। बिल्कुल। तो एक तरीके से फ्री ट्रेड की जगह प्रोटेक्शनिज्म की दौर पे आ गए हैं, नेशनल पॉलिसीज़ पे आ गए हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और जो भी अब उनको समझ में आता है कि प्रॉफिट जो है वही एक चीज़ नहीं है जो अर्थव्यवस्था को चलाती है, वो लेबर और वर्किंग फोर्स भी है। और अगर आपकी कंपनी खाली प्रॉफिट को ढूंढते हुए सारी नौकरियां बाहर लगा देते हैं, कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग की जो हैं चीन में लगा देते हैं, तो कुछ साल बाद उसका बैकलैश अमेरिका में होता है कि लोग देखते हैं कि ये वैश्वीकरण जो किया है हमारी कंपनियों ने, उससे एक तो यूएस में नौकरी कम हो गई हैं, अच्छी नौकरियां, और दूसरा ये कि जो वेतन
मिलता है जी लोगों जी को, जी 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 वर्किंग क्लास को, वो बढ़ा नहीं है इन्फ्लेशन के मुताबिक। और जी वो इस वजह से, क्योंकि अगर वहाँ के जो कर्मचारी हैं, अगर वो कहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाइए, तो कंपनीज कहती हैं कि ये तो आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, इससे तो हम बिल्कुल डूब जाएंगे, हम तो लेके फिर ज़्यादा आप करेंगे तो हम अपना प्रोडक्शन लेके चीन चले जाएंगे। जी तो कई सालों तक यूएस में जो तनख्वाह रही है आम कर्मचारियों की, वो फ्लैट रही है, बढ़ी नहीं है। जी तो इस वजह से एक तरीके से एक बैकलैश वैश्वीकरण से हो रहा है। और ट्रम्प जो हैं वो उसी लहर के ऊपर चल के प्रेसिडेंट बने हैं। जी 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 जो उनकी मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो अब पूरी रिपब्लिकन पार्टी को ही जिसने बदल दिया है, ओके वो एक तरीके से तो प्रोटेक्शनिस्ट बहुत है, इमिग्रेशन के खिलाफ है, जी क्योंकि उनको लगता है कि इमिग्रेंट्स हमारी नौकरियां लेते हैं। जी और ये ऐसा नहीं कि जो गैर कानूनी तौर से आ रहे हैं जी 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 उनके खिलाफ खाली है, ये तो जो कानूनी तौर से भी लोग आ रहे हैं, जैसे H1B वीज़ा प्रोग्राम पे या और तरीके से, उसके खिलाफ भी हैं। मैम ये अगर हम एक लिहाज से देखें तो ये अमेरिका में अंदर जो हो रहा है उसकी भी बात है, मगर फिर अगर हम इसे थोड़े वर्ल्ड व्यू के लिहाज से देखें तो इसका फ़र्क अब इंटरनेशनली भी पड़ रहा है। कारण उसके पीछे कि जो पॉलिसीज़ अभी 66 के तकरीबन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थी जिससे अमेरिका बाहर आ गया, यूएन की भी थी। आप जिस समय में थीं तब वहाँ एक एक सहयोगात्मक एक चीज़ थी कि हमें सहयोग करके चलना है और अब उससे बाहर आ गए हैं। तो क्या ये भी अमेरिका में नीचे से ही आ रही है या फिर ये ट्रम्प प्रशासन का पूरा एक सोच और समझ है ये करना? देखिए, एक स्ट्रैंड रहा है अमेरिका में हमेशा आइसोलेशनिज्म का, और दूसरा कि ये यूएन में, क्योंकि बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ वगैरह भी हैं यूएन जनरल असेंबली में, जी, सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो वगैरह तो ग्रेट पावर्स के पास ही है, महाशक्तियों के बिल्कुल, पास। बिल्कुल। पर जनरल असेंबली में जो विकासशील देश हैं, उनका वोट भी काउंट करता है। तो कई दफ़े यूएस को हमेशा ऐसा लगा है कि हम थोड़ा अकेले पड़ रहे हैं, ओके, खास तौर से जब वो इज़राइल को समर्थन देते हैं, बिल्कुल। तो वोट उनके खिलाफ जाता है। डेवलपिंग कंट्री इश्यूज जैसे व्यापार को लेके भी या इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को लेके भी एक नोक-झोंक चलती रही है। तो एक स्ट्रैंड हमेशा यूएस में ऐसा रहा है कि यूएन वगैरह जो हैं, वो हमारे हित में नहीं काम करते। अब जो है, ये महाशक्तियों के बीच जो रिश्ते हैं, वो कॉन्फ्रंटेशन की ओर ज़्यादा चले गए हैं। जी, यूएस चीन के साथ तो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चल ही रहा है, और रूस के साथ तो लड़ाई ही छिड़ गई है जी, यूक्रेन में, क्योंकि जो यूक्रेन का युद्ध है, एक तरीके से यूएस और नेटो का भी युद्ध है रूस के साथ, बिकॉज़ वो यूक्रेन की पूरी समर्थन कर रहे हैं। सारे हथियार यूक्रेन को इन्हीं से मिल रहा है, जी, जी, जी। एडवाइज़र्स भी वहाँ हैं, सीआईए ऑपरेटिव्स भी वहाँ ग्राउंड पे हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट युद्ध, नेटो, यूएस, यूक्रेन एक तरफ और रूस एक तरफ, जो कुछ हद तक रूस को चीन और नॉर्थ कोरिया और ईरान से समर्थन मिल रहा है। अगर हम ट्रम्प को देखें और ट्रम्प की जो बातें, क्योंकि एक समय था थोड़े लाइटर नोट पे टाको बड़ा चल रहा था, ट्रम्प ऑलवेज़ चिकन्स आउट। हम्म। लोगों ने उसको हल्का आँका, उसको मज़ाक में मज़ाहिया समझा। मगर अब आके देखने के लिए मिल रहा है कि जो-जो ट्रम्प उस समय किसी भी फ़ॉर्मेट में कह रहे थे, किसी भी तरीके से कह रहे थे, अब वो उसे कर रहे हैं। चाहे वो वेनेज़ुएला की बात हो, चाहे वो कोलंबिया की हो, चाहे ग्रीनलैंड की हो, चाहे कनाडा को 51वां अपना स्टेट बनाने की बात हो। तो ट्रम्प को मैं थोड़ा-सा समझना चाहूँगा कि किस मोमेंट पे हम उस व्यक्ति को सही में सीरियसली हमें लेना चाहिए और कब उनकी बातें हास्यास्पद हो जाती हैं? ट्रम्प जो दोबारा इलेक्ट होके आए हैं यूएस में, तो एक तरीके से ये फ़र्क स्थिति में आए हैं, जी, क्योंकि पहली बार वो तो खुद ही नहीं सोच रहे थे कि मैं जीतूँगा, ओके। तो तैयार नहीं थे
ना तो अपनी टीम थी, ना नीतियाँ उन्होंने कुछ संभाल रखी थी कि क्या हम करेंगे। इस बार जब वो इलेक्ट होके आए हैं, तो बिल्कुल तैयार थे और 2-3 चीज़ जो उनके मन में है, एक तो कि जो गैर कानूनी तौर से यहाँ इमिग्रेंट्स हैं, जी, उसको हम देश से बाहर निकालेंगे और सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करेंगे इतिहास में। दूसरा जो कानूनी तौर से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उनको उसको भी हम दबाएँगे क्योंकि हमें चाहिए कि अमेरिकन जो नागरिक हैं, उनको नौकरी मिले। बिल्कुल। और तीसरा ये कि अर्थव्यवस्था को लेके हम टैरिफ लगाएँगे क्योंकि जो सारी दुनिया है, वो यूएस का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि फ्री ट्रेड की जगह फेयर ट्रेड ओके। हो। तो और फिर तीसरा ये कि हम दुनिया की जो ज़िम्मेदारी है, उसकी सुरक्षा की, वो हम नहीं लेना चाहते अकेले। बाकी देशों को भी खर्च करना चाहिए अपनी ज़िम्मेदारी लेने के जी, जी, लिए। जी। और हम तो अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे जो अमेरिकाज़ हैं, जी, जी, नॉर्थ जी। और साउथ अमेरिका, उस पे केंद्रित रहेंगे। और विदेशों में हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे क्योंकि जो यूएस अफ़गानिस्तान में गया, इराक में गया, यूक्रेन में भी जो युद्ध की समर्थन कर रहा था, जी, जी, जी। तो उससे जो है यूएस के पैसे खर्च हुए हैं और यूएस की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई है। दूसरा इमिग्रेशन पे भी आपने देखा शुरू में कई फ्लाइट्स उन्होंने करी और लोगों को हथकड़ी में डाल के बिल्कुल देखा हमने उन्हें। भेजा। एक तो ये कार्रवाई कर रहे थे, पर दूसरा एक तरीके से आप कह सकते हैं परफॉर्मेटिव डेमोन्स्ट्रेशन एग्ज़ैक्टली। कि आप थोड़ा ड्रामा करके दिखाइए ऑप्टिक्स क्रिएट कीजिए। ऑप्टिक्स के लिए कि हम ये कर रहे हैं, इतनी सख्ती से कर जी। रहे हैं। और फिर तीसरा उनकी जो विदेश नीति है, उसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा असल में वो क्या करना चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ तो वो चीन को लेके अपनी जो पहले कड़ी नीति दिखा रहे थे, वो उनको बदलना पड़ा क्योंकि उन्होंने चीन के ऊपर सख्त टैरिफ लगाया और बिल्कुल। शुरू में वो कह के ये आए थे कि मैं चीन के खिलाफ खूब टैरिफ लगाऊंगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हमारा फ़ायदा उठाते हैं बिल्कुल। नाजायज़। और उन सब मिला मिलू के करीब 145% टैरिफ जी, चीन पे था। बिल्कुल। पर जब इस बार जो था, चीन तैयार था, उन्होंने भी रेयर अर्थ्स और क्रिटिकल मिनरल्स पे सप्लाई रोक दी उनकी। रुकाव लगा दिया, तो यूएस को तो फिर टैरिफ्स वापस लेने पड़े जी, और फिर चीन के साथ बातचीत चलानी पड़ी। राइट। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी नरमी उन्होंने दिखाई फिर चीन के प्रति 30% नए टैरिफ्स लगाए बिल्कुल। जब वो बातचीत कर रहे थे। और हर बार जब वो सीलिंग आती थी ना, डेडलाइन, कि इस डेट तक ये एक समझौता होना चाहिए, जी। नहीं तो इतना पुराने % लगा टैरिफ्स देंगे। वापस आ जाएंगे। जी, हर बार उन्होंने वो बढ़ा डेट दिया। आगे बढ़ाई है। हाँ, डेट आगे बढ़ा दिया ताकि बातचीत चलती रहे। तो अभी जो वेनेज़ुएला में हुआ, आप वहाँ के प्रेसिडेंट को रात में हथकड़ी लगा के ले आते हैं। इज़ इट न्यू इम्पीरियलिज़्म? जी, यही तो मैं कह रही थी कि ट्रंप की जो नीतियाँ हैं समझ में नहीं आती क्योंकि एक तरफ तो वो कहते हैं कि यूएस रिट्रेंच करेगा, जी, विश्व में उस तरीके से नहीं छाया रहेगा जैसे पहले था क्योंकि उनका ही खर्चा होता है, तो वो अमेरिका पे ही अपना फोकस रखेंगे। राइट। दूसरी तरफ वो एक्सपेंशनिस्ट है, ग्रीनलैंड पे बात बिल्कुल। अपनी आँख डाल रहे हैं, वेनेजुएला पे डाल रहे हैं, ईरान पे मिलिट्री स्ट्राइक्स करी हैं, बिल्कुल। नाइजीरिया में स्ट्राइक्स करी हैं। एग्ज़ैक्टली। जहाँ-जहाँ उनको तेल दिखता है दुनिया में या रिसोर्सेज दिखती हैं उनको दुनिया में, जी, वो देखते हैं और कहते हैं हमें ये चाहिए। बिल्कुल। और एक तरीके से इससे तो बिल्कुल गैर कानूनी तौर से हुँ, ये हो रहा है क्योंकि जो यूएन चार्टर है उसमें ये है कि आप
दूसरे देश की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ हिंसा से आप काम नहीं ले नहीं ले सकते, सकते। एग्जैक्टली। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा हम नहीं कह सकते, क्योंकि यूएस वेनेजुएला पे ही रुक रहा है ये भी कोई नहीं कह बिल्कुल, सकता। क्योंकि कनाडा, ग्रीनलैंड सबकी बातें हो रही हाँ, है। और अभी जो वो कह रहे हैं कि 30 से 50 मिलियन बैरल तेल जी, वेनेजुएला यूएस को देगा। यूएस के टैंकर्स वहाँ से ला रहे हैं, जो नई सरकार है वो मान गई है इसके बारे में। जी। और यूएस उस तेल को बेचेगा, अपनी अकाउंट्स में रखेगा उसका पैसा, और वो कुछ समय बाद वेनेजुएला के ऊपर खर्च करेगा और यूएस के लिए भी खर्च करेगा। तो मैम इसमें एक और चीज़ जुड़ती है, उन्होंने ये कहा है कि वो पैसा वेनेजुएला में जाता है तो वेनेजुएला उससे केवल हाँ, अमेरिकन प्रोडक्ट्स यूएस से ही खरीदेगा, केवल यूएस प्रोडक्ट्स ही अमेरिकन खरीद सकता है। प्रोडक्ट्स ही एग्जैक्टली। खरीदेगा। तो ये अमेरिका के हित में हो गया। और ऐसे आप बाकी देशों में ये दबाव डालेंगे कि आप यहाँ से खरीद सकते हो, यहाँ से नहीं खरीद सकते, यहाँ से हथियार ले सकते हो, यहाँ से नहीं ले सकते, आप लेंगे तो हम आपके खिलाफ टैरिफ लगाएंगे। ये तो एक नई तरीके की दादागिरी है, पहले भी किया है पर एक सीमित तौर से। अब तो खुलेआम और पहले तो एक दबे छुपे तरीके से, क्योंकि जो हाँ, इराक में हम लोगों ने देखा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का पूरा एक नैरेटिव बनाकर, और उसके बाद कहीं कुछ नहीं मिलता हाँ। है। अफगानिस्तान में भी यही हुआ। मगर मैम अगर इसके असर की बात हम कर रहे हैं तो फिर अमेरिका किस मुंह से रशिया से यूक्रेन पर अटैक नहीं करने के लिए कह सकता है? किस मुंह से वो चाइना जब ताइवान की तरफ देखता है तो उससे कुछ बोलेगा? अभी तक जो मॉरल हाई ग्राउंड हमेशा से अमेरिका ने डेमोक्रेसी, वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर लिया है, वो जो अगर इस पूरे वर्ल्ड को हम एवेंजर्स मान लें तो इसमें कैप्टन अमेरिका बनने की जो कोशिश उसकी रही है, तो उस जगह से तो वो नीचे आ गिरा है। तो इज़ इट अ सिचुएशन कि फ्लड गेट्स आर ओपन नाउ? जो हो सकता है, बिकॉज ट्रम्प भी एक तरीके से तो वो कहते हैं कि चीन से हमारा सामरिक कंपटीशन नहीं है, हमारा आर्थिक कंपटीशन है, कहते हैं। जी। अब वो करते क्या है वो देखना पड़ेगा। रूस को भी लेके वो कहते हैं कि यूक्रेन युद्ध होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि नेटो भी गलत तौर से यूक्रेन में जाने की कोशिश कर रहा था और इससे रशिया प्रवोक हो गया। तो हम वहाँ शांति चाहते हैं। और जो पीस प्रपोजल्स यूएस ने बनाए थे वो ये बनाए थे कि जो रूस ने वहाँ टेरिटरी ली है, जी, ये डोनेट्स्क और लुहांस्क में, जी, जी। वो रूस के ही पास पास चली रहेगी, जाएगी, और बिल्कुल। क्राइमिया। क्रीमिया, और राइट। जो अभी यूक्रेन के पास इन चारों प्रांतों में थोड़ी सी ज़मीन बाकी है, जी। वो भी यूक्रेन छोड़ के चला जाएगा। तो अभी तो अटका हुआ है मामला। पर ये देखिए, एक तरीके से ये दिखता है जैसे अभी ताइवान के खिलाफ चीन ने लाइव फायर ड्रिल्स करी हैं, सबसे ज़्यादा जहाज़ और प्लेन्स राइट, भेजे हैं ब्लॉकेड करने के लिए, जी, जी, जी। कि हम ड्रिल में देख रहे हैं, एक्सरसाइज ना, में, उन्होंने नाम कि यही दिया है उसे, हम राइट। पोर्ट को कब्जा कर लें और हम्म। ताइवान का ब्लॉकेड कर लें। तो यूएस ने क्या किया है कि कुछ नहीं बोला। ट्रम्प ने कहा ये तो कुछ नहीं है, चीन तो हमेशा ऐसे करता है। राइट। पर दूसरी तरफ उन्होंने $11 बिलियन वेपन्स भी ताइवान को बेचने के लिए तैयार किए जी, हैं, जी, जी। और ये चीन को पसंद नहीं आया है। तो मतलब एक कन्फ्यूजन है कि हम चीन के को बैलेंस करना चाहते हैं या उसके साथ समझौता करना चाहते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन का टाइम है मैम, क्या वर्ल्ड वॉर 2 शायद तब भी कुछ क्लैरिटी रही होगी, मगर तब से लेके आज तक इतना कन्फ्यूजन वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर आपने कभी देखा है अपने नहीं, पूरे इस करियर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। खूब एकदम रैडिकल तौर से बदलाव आ रहा है। अगर आपने ट्रम्प की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी देखी है 2025, जी। 2025 की, जैसे बाइडेन की जो स्ट्रैटेजी थी उसमें उन्होंने कहा था कि चीन एक ऐसा देश है जिसके जो ये इंटेंशन भी रखता है और कैपेबिलिटी भी रखता है कि यूएस को चैलेंज करे। राइट।
पर हम चीन से लड़ाई नहीं चाहते, हम उनको आउट कम्पीट करेंगे। ओके, हाँ, गॉट इट राइट। और उन्होंने और रूस के लिए ये कहा था कि रूस से हमारे लिए इमीडिएट थ्रेट है और हम रूस को कंटेन करेंगे, वी मस्ट कंटेन रशिया। अब ट्रम्प ने जो है अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में रूस के लिए जो लिखा है वो काफ़ी फ़र्क है। वो रूस के साथ अपने रिश्ते दोबारा से रीसेट करना चाहते Exactly. हैं, और वो एक तरीके से यूएस के हित में तो होगा ही, बिकॉज चीन, रूस नॉर्थ और कोरिया। यूएस का जो त्रिकोण okay, है उसमें आप बैलेंस शिफ्ट कर लेंगे बिल्कुल। अपने प्रति। अभी क्या हुआ है कि रूस पे जो सैंक्शंस वगैरह यूरोप और यूएस ने लगाई हैं, जी, उससे रूस को चीन की ओर ढकेल दिया है। बिल्कुल। तो ट्रम्प चाहते हैं कि किसी तरीके से वो रशिया से रीसेट करें, पर जब तक यूक्रेन का मामला सुधरता नहीं है, संभाल नहीं पाते हैं, तब तक वो नहीं कर पाएंगे। Exactly. और यहाँ जो है यूरोपियंस अड़ गए हैं, वो ट्रम्प जो चाह रहे हैं उसको अंडरमाइन कर रहे हैं खुलेआम और ब्लॉक कर रहे हैं। मैम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या इसी अंडरमाइनिंग की वजह से और इसी ये पुशबैक की वजह से जो नेटो पिछले 80 सालों से चला आ रहा है, क्योंकि रशिया ने कहा, इसने यूएस ने कहा भी है कि 15% का तो केवल मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ और सारी चीज़ें इट्स मी हु इज़ डूइंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड द रेस्ट ऑफ द यूरोप इज़ नॉट। तो क्या ये भी अब आपको कुछ हल्का टूटता हुआ, बिखरता हुआ या बदलता हुआ दिख रहा है नेटो भी? देखिए, अगर वही नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा निंदा ट्रम्प ने यूरोप की ही करी है। यूरोप के लिए कहते हैं कि वहाँ एंटी डेमोक्रेटिक है, और क्योंकि वो जो राइट विंग पार्टीज़ हैं, एंटी इमिग्रेशन पार्टीज़, राइट। उनको नहीं मतलब काफ़ी हद तक वो उभर रही हैं, पर उनको रोकने की भी कोशिश है बाकी पार्टियों को जो अपनी नीति बना रहे हैं। जैसे जर्मनी में वो अभी तक कोई पार्टी उनके साथ कोएलिशन नहीं करना चाहती। राइट। तो और दूसरा ये कि यूरोप का एक तौर से सांस्कृतिक तौर से खात्मा हो जाएगा अगर वो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ अपनी बदल के इमिग्रेंट्स को बाहर नहीं निकालते राइट। जैसे हमने किया है। तो यूरोप के लिए सबसे ज़्यादा निंदा थी, और इस तरीके से जैसे यूरोप उनका एडवर्सरी हो। राइट। और अब आप देखिए कि ग्रीनलैंड को लेके जो यूएस खुलेआम उन्होंने अपना स्पेशल ऑनवॉय जी, अपॉइंट किया है, Exactly. और ग्रीनलैंड एक अलग देश तो है नहीं, जी, और अब वो कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड लेके ही रहेंगे क्योंकि हमारे स्ट्रैटेजी के लिए, स्ट्रेटेजिक तौर से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। अगर वो ऐसा करते हैं तो डेनमार्क का स्टेटमेंट आ चुका है उस तो पर। नेटो तो टूट ही जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि वो हिंसा से लेने की कोशिश करेंगे, पर वो ये देख रहे हैं कि वो खरीद सकते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के जो नागरिक हैं उनको, जो वहाँ रहते हैं, जी, क्योंकि करीब 50,000 56,000 के आसपास। एग्जैक्टली। 56,000 का पॉपुलेशन है, और बातचीत ये कर रहे हैं कि हम $10,000 दें कि $100,000 दें। मगर मैम ग्रीनलैंडर्स ने तो बोल दिया कि ग्रीनलैंड इज़ फॉर ग्रीनलैंडर्स। हाँ, तो मैम क्या ये पिटुफिक बेस, क्योंकि अभी जितना भी समझा, पिटुफिक जो बेस है वो भी यूएस इस लिहाज से देखता है कि अगर आने वाले समय में रशिया की तरफ से कोई रिटेलिएशन होता है तो वो सबसे छोटा रास्ता है, इट इज़ द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फॉर रशिया टू फायर एनी ऑफ द मिसाइल्स और एनीथिंग एल्स। तो क्या वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे यूएस के लिए, संक्षेप में? मेरे ख्याल से तो नहीं। ओके। अब बाकी तो ये है कि जो वाटरवेज हैं, जो स्ट्रेटेजिक वाटरवेज बन जाती हैं, जी जी जी। उनको कंट्रोल करने के लिए तो एक स्ट्रेटेजिक इम्पल्स रहता ही है बिल्कुल। महाशक्तियों के पास। पर शिपिंग चल रही है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में चलती है, स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का में चलती है। बिल्कुल। और अभी तो ये कह रहे हैं लोग कि ईरान के खिलाफ भी शायद
कुछ कार्रवाई करें ट्रम्प, क्योंकि उन्होंने धमकी भी दी है स्टेटमेंट बिल्कुल आ गया है कि उनका। हम तो हमारे जहाज तो तैयार हैं, जी। लोडेड एंड रेडी टू गो। लोडेड एंड रेडी, एग्जैक्टली। और वहाँ जो प्रोटेस्ट है ईरान में वो फैल भी रहे हैं, तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या हाल होता है। और अगर ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ अगर वहाँ कार्रवाई करते हैं और ईरान जो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर देता है, जी। तब ये वेनेजुएला का जो तेल है ये यूएस के लिए बहुत फ़ायदे का पड़ेगा। हम थोड़ा सा भारत की तरफ आते हैं। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूएस का क्लेम करना और क्रेडिट लेना, लगातार हर जगह से अलग अलग ढंग से बयान देना, इंडिया ने कभी उस चीज़ को नाम लेकर तो डिनाई नहीं किया, मगर कभी उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया, कभी कहीं से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आई। उसके बाद ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज़ के लिए खुद का दावा पेश करना, वो ना मिलना और उनकी फजीहत होना। तो क्या ये जो सारी चीज़ें जिस तरह से होती हुई दिख रही हैं, तो ये ट्रंप की पर्सनल ईगो भी है कि शायद उनको ये पता है कि अब दोबारा वो सत्ता में नहीं आएँगे, तो डू व्हाटएवर यू कैन इन व्हाटएवर वेज़ यू कैन? जी, वहाँ जो यूएस में जो सरकार है वो बिल्कुल पर्सनलाइज्ड ढंग से चलती है। इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग नहीं है अभी, वो ऊपर से नीचे डिसीजंस आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रंप में केंद्रित है। तो ये देखते हुए मुझे लगता था कि जब ट्रंप कुछ क्रेडिट चाहता है कि हमने सीज़ फायर करवाया, भारत को कुछ उनको क्रेडिट दे देना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब हमारा कोई राष्ट्रीय हित नहीं है कि अगर हम कहते कि ठीक है, भारत तो लड़ाई चाहता ही नहीं था, हम तो आतंकवादी जो कैंप्स हैं उनके खिलाफ अपना रिटेलिएशन कर रहे थे, और हमने सिग्नल भी किया था अपने स्टेटमेंट से कि अब हमारी कार्रवाई हो गई है और हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे अगर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ाता। ओके। पर पाकिस्तान ने जो है हमारी जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ थी उनके खिलाफ हमला किया, फिर हमने जवाब दिया। रिटेलिएशन एस्केलेटेड। तो अगर यूएस पाकिस्तान को समझा गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो ठीक है, अच्छा था। और क्या ऐसा नहीं करने का कोई खामियाजा भारत उठा रहा है? ट्रंप हर चीज़ को पर्सनली लेते हैं, एक तो ये कारण है, पर दूसरा मैंने कहा उनकी अपनी जो मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको भी थोड़ा सा अपने साथ लगाए रखने के लिए उनको दिखाना था, हाँ, कि हम कर रहे हैं। तो यही एक कारण नहीं है, राइट, ओके। मतलब पर कई चीज़ों से जुड़ जाता है। अब ये जो नया बिल है जिसमें 500% टैरिफ की बात है, और उसमें जब वो पेश किया गया तो ब्राज़ील, इंडिया और चाइना का नाम लिया गया। ट्रंप ने नहीं लिया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से उसका नाम लिया गया। मैम, हाउ डू यू लुक एट इट? अगर ये चीज़ हो जाती है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होती है, तो सिचुएशंस क्या हो सकती हैं आपके लिए? अब वो देखना पड़ेगा बिल की लैंग्वेज किस ढंग से पास होती है। अगर वो पास होती है, अमेंडमेंट्स भी होंगे, कुछ बदलाव भी आएगा, क्या लैंग्वेज लगती है, क्योंकि अभी भी आप देखें तो फार्मास्यूटिकल्स पे टैरिफ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे टैरिफ नहीं है, फ़ोन्स पे टैरिफ नहीं है, सर्विसेज पे टैरिफ नहीं है, और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी टैरिफ नहीं है। राइट। तो कई चीज़ों पे अभी टैरिफ्स नहीं है, और अगर 50% टैरिफ्स हैं, 500%, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। 50% पे भी कोई नहीं सामान खरीदेगा और 500 पे भी कोई नहीं खरीदेगा। पर अगर वो स्कोप बढ़ा देते हैं, बाकी चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं, तब अलग बात है, तब बहुत बुरा असर पड़ सकता है। मगर मैम, ये सारी चीज़ें पर तो उन पे भी पड़ेगा। राइट। अब फार्मास्यूटिकल्स जो हैं, जो सस्ता ट्रंप करना चाहते हैं कि हम इनके दाम घटाएंगे, मेडिसिन के दाम, तो वो भारत से ही जेनरिक ड्रग्स लेते हैं, तो उन्हीं पे ही असर पड़ेगा यूएस पे जब दाम बढ़ने लगेंगे मेडिसिन के। अगर अमेरिका और रशिया का अलायंस या फिर अंडरस्टैंडिंग किसी भी तरीके से हो जाती है तब, या फिर ये जो वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरीके से बदल रहा है तब, भारत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? वर्ल्ड ऑर्डर, टैरिफ की बात हमने कर ली,
और भारत का स्टांस क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक भारत बाहर से खड़ा होकर चीज़ों को देख रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी राय नहीं दे रहा है, मगर आने वाले समय में क्या हो सकता है? देखिए, भारत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखें, राइट। क्योंकि किस दिशा में दुनिया जाती है वो अभी स्पष्ट नहीं है। यूएस और रूस के बीच अगर समझौता होता है तो एक तरफ जा सकती है, यूएस और रूस के बीच नहीं होता है और ये यूक्रेन युद्ध चलती ही रहती है तो अलग ढंग से दुनिया पेश आएगी। यूएस के चीन के साथ रिश्ते सुधरते हैं या समझौता होता है तो एक अलग रास्ता निकलेगा भारत के लिए, चुनौती भी होगी। और अगर उनकी जो कंपटीशन है वो बढ़ती है तो अलग रास्ता निकलेगा। तो मेरे ख्याल से दुनिया एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ कई दिशाएं हैं उसके लिए संभव, और कौन सी दिशा में जाती है ये कुछ स्पष्ट नहीं है। तो भारत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनी बनाए रखे। राइट। ग्रेट पावर जो है, महाशक्तियाँ जो हैं, उनके साथ अपने जो रिश्ते हैं वो रीबैलेंस करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक देश पे निर्भर होने के लिए के वजह से एक वल्नरेबिलिटी भी बन सकती है। जी। तो बैलेंस करने की ज़रूरत है। तीसरा कि आर्थिक तौर से हमें अपने जो हम व्यापार करते हैं उसको डाइवर्सिफाई करने की बहुत सख्त ज़रूरत है और इमीडिएट ज़रूरत है। और यूएस के साथ भी हम लोग अभी जो नीति अपना रहे हैं वो ये है कि कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं, राइट। पर कोई कैपिटुलेशन भी नहीं। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि हम यूएस की बात पूरी मान जाएंगे एकदम से और उसी बेसिस पे समझौता करेंगे। हम अपने हित को भी, जो हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे एग्रीकल्चर में हम बिल्कुल पूरे अक्रॉस द बोर्ड नहीं खोल सकते, राइट। तो इस तौर से हम नहीं चाहते कि हमारे जो यूएस के साथ रिश्ते हैं उसमें रप्चर हो जाए। राइट। पर ये भी है कि अगर ये चलता रहा तो किस तरीके से हम जो आर्थिक रिश्ते हैं उनको एक अलग थैले में रख के बाकी रिश्ते को चलाए रख सकते हैं। जी। मतलब उस पे भी और विश्वास पे भी एक असर पड़ता है अगर ये लंबे दौर तक चलता रहा। और बिल्कुल। दूसरा ये है कि हमें डरना भी नहीं चाहिए, कि क्योंकि पहले भी हमने यूएस से झेला है। 71 का युद्ध हुआ था, जब हमारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुए थे, टेस्ट किया था, टेस्ट किया था सैंक्शंस और लगे थे। उसके बाद सैंक्शंस करे थे। तो ऐसा नहीं है कि द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। भारत में रेजिलियंस है और हम किसी न किसी तरीके से कठिनाइयों को झेलने की हमें आदत है, तो हम लोग अपने पैर पे खड़े रह सकते निकल हैं। जाएंगे उन चीज़ों से। We'll तो sail out of that. हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से हमारे रिश्ते यूएस के साथ रेल पे, पटरी पे वापस आ जाएं। पर अगर नहीं होता है हमारी कोशिश के खिलाफ भी, तब हमें डरना भी नहीं चाहिए। मैम, आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस, मतलब मेरे पास अभी भी बहुत सारे सवाल बचे हैं, मगर समय की अपनी सीमा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए, और जिस तरीके से आपने सबसे लास्ट में, क्योंकि मैं इतनी सारी स्टोरीज़ को फॉलो कर रहा हूँ तो कई बार लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, बट आपसे बात करने के बाद लग रहा है कि हाँ, जिस भी तरफ जाएंगे इंडिया विल मैनेज। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस द टाइम एंड द इनपुट्स। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी।